हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं हूँ भरत अग्रवाल और हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3। जैसा कि आपको पता है कि ये फाउंडेशन कोर्स का भी एक पार्ट है, क्योंकि हम पहले क्लास 10th का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद जो फाउंडेशन वाली तैयारी है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर टेलीग्राम चैनल और ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा तो जल्दी से जाके कर लो। और इससे पहले जो 2 लेक्चर पढ़ाए हैं वो भी जाके अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। फिर कुछ बातें करेंगे कि हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होती है, कि किस किस बेसिस पे हमने रिएक्शंस को डिस्क्राइब कर रखा है या उसके टाइप्स बना रखे हैं। तो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और चैट बॉक्स में अपनी जो प्रेजेंस है वो मार्क कर दो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो टेलीग्राम चैनल और ग्रुप का लिंक आपको यहाँ पे दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और क्यूआर कोड से भी आप यहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं कि टाइप्स ऑफ द रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट, यानी हीट एब्जॉर्ब्ड या हीट रिलीज्ड। तो दो टाइप की बेसिक हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हीट रिएक्शन को, कि कुछ रिएक्शंस जो होती है, जैसे हमने बात की थी कि चेंज इन टेम्परेचर होता है, तो या तो वो ठंडा हो जाता है या वो गर्म हो जाता है। तो जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी एंडो यानी देखो नाम से पता पड़ रहा है, इन इन एंडो यानी इनटेक, है ना। यानी इसमें हीट जो है वो देनी पड़ती है, हीट इज सप्लाइड। ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी? जिसमें हीट देनी पड़ेगी, अंदर सप्लाई करनी पड़ेगी। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी? जो हीट को रिलीज करेगी, यानी रिएक्शन होने के बाद जो टेस्ट ट्यूब है उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, सॉरी जो सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो रिग्रेस अमाउंट ऑफ हीट जो है वो देगा, है ना। तो ये क्या होती है? एक्सोथर्मिक यानी एक्सक्रीट। एक्सक्रीट से यहाँ पे आप याद रख सकते हो कि एक्सक्रीट यानी हीट इज रिलीज्ड, यानी हीट जो है रिलीज होती है, बहुत सारी रिग्रेस अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज होती है। ठीक है। अब इसको अच्छे से देखते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ हीट टेक प्लेस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी जो हीट को एक्सक्रीट कर देती है, यानी लॉस ऑफ हीट टेक्स प्लेस, यानी हीट को वो प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकाल देती है, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी हीट देनी पड़ती है, एक्सटर्नल हीट, उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि हम बात करें कि CaO प्लस H2O ये क्या बना लेता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक्वस फॉर्म में होता है। और ये क्या करता है? रिग्रेस अमाउंट ऑफ हीट जो है वो बाहर कर देता है। जब Zn और HCl यानी जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब मिलते हैं तो वो क्या बना लेते हैं? जिंक क्लोराइड बना लेते हैं। ZnCl2 प्लस H2 जो है वो बाहर कर देते हैं। अगर हम इसको बैलेंस करें तो इस टाइप से ये बाहर हो जाएगी, प्लस जो हीट है वो बहुत सारी रिलीज हो जाएगी। हम एक एग्जांपल और देख सकते हैं हम, कि Na2CO3 यानी डिटर्जेंट अगर हम पानी के साथ मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है? Na2CO3 डॉट 10H2O, डॉट 10H2O प्लस हीट, ये भी हीट जनरेट करता है। अब इसको बैलेंस करेंगे तो इस तरह से आप इसको बैलेंस कर सकते हो। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जो कि हीट एब्जॉर्ब कर लेती है, जैसे कि N+3H2 ये क्या बना रहा है? अमोनिया। यानी हमको इसको रिएक्शन को करवाने के लिए, जब अगर आप टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को अगर मिक्स करोगे, है ना, तो आप ये ऐसे मिक्स करने से ये NH3 नहीं बन जाएगी। आपको क्या करना पड़ेगा? अब ये टेस्ट ट्यूब में तो हो नहीं सकती है ना, क्योंकि ये सारी जो है गैसेज है। तो आप इसको जैसे ही मिक्स करोगे तो साथ में आपको कुछ हीट देनी पड़ेगी, जिससे कि एच जो H2 गैस जो होती है वो इस तरह से होती है, और N2 गैस जो होती है वो इस तरह से होती है। तो इसके मॉलिक्यूल्स पहले ब्रेक करने पड़ेंगे, तभी जाके ये N से कंबाइन होंगे, और NH3 का डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से बनता है, जिसके साथ इसका एक लोन पेयर होता है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि N+H2 जब मिलाते हैं तो उसको हीट सप्लाई करनी पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो
रिएक्शन के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये क्या क्या होती है, इसको किस तरह से हम डिफाइन करते हैं या हम इसको किस तरह से लिखते हैं, वो एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द टू और मोर रिएक्टेंट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही आपको पता पड़ रहा है कि कुछ चीज कंबाइन हो रही है, 2+2 4 बना रहा है, यानी 2+2 क्या कर रहा है, कंबाइन होके 4 फॉर्म कर रहा है, यानी दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो क्या रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि हम बात करें इसमें कि N+3H2 मिलके क्या बना रहे थे, इसमें हीट देनी पड़ रही थी, पर ये क्या बना रहे थे, NH3, है ना। इस टाइप की जो रिएक्शन हो जाएगी वो क्या कहलाएगी आपकी। अब इसको बैलेंस करते रहना आप, है ना, आप समझ गए होंगे कि इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाएगी आपकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और रिएक्शन देख सकते हो, H2+O2, ये क्या बना रहा है, H2O, तो ये भी क्या हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे टू और मोर रिएक्टेंट्स मिलके क्या बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो क्या कहलाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। CaO+H2O क्या बना रहा है, कार्बन हाइड्रोक्साइड, C+O2 CO2 बना रहा है ना। तो ये सारे क्या कर रहे हैं, दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Decomposition reaction is just the reverse of combination reaction, in which a single reactant is broken down into two or more product, और इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, decomposition reaction. A type of reaction in which two or more a single reactant breaks into two or more product is called decomposition reaction. जैसे कि एक एग्जांपल लिखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करें, तो H2O का जब इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं तो ये क्या बना लेता है, H2+O2 गैस बना लेता है। अब इसको बैलेंस आप करते रहना, है ना। और साथ ही में इलेक्ट्रोलाइसिस लिख देता हूँ एक बार अच्छे से। और इसी तरह से कि FeSO4 क्या बना रहा है, Fe2O3+SO2+SO3। अब ये गैस है, यहाँ पे SO3 गैस है, ये 8 जो है यहाँ पे गैस। ठीक है, अब नोट करने वाली बात क्या है कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एक दूसरे के इनवर्स है, यानी एक दूसरे के पूरक है ना। डीकम्पोजिशन रिएक्शन और combination reaction RXN and decomposition reaction are क्या कह सकते हैं उसको, इनवर्स ऑफ ईच अदर। यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में जो भी बन रहा था अगर उसको हम डिसोसिएट कर दे तो क्या हो जाएगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पर ऐसा प्रैक्टिकली हर केस में पॉसिबल हो या ना हो वो आपको देखना है। जैसे CO2 को हम कार्बन और ऑक्सीजन नहीं बना सकते हैं, है ना। तो वैसे ही अगर बना पाते तो कितना सही होता कि वर्ल्ड में जितना कार्बन डाइऑक्साइड, इतनी ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन अलग मिल जाता और ऑक्सीजन अलग मिल जाती। तो कार्बन को हम क्या करते हैं, एज ए फ्यूल यूज कर लेते या वापस से दूसरा कुछ काम में ले लेते, और ऑक्सीजन से हमको बहुत सारा बेनिफिट होता। पर इसको इफेक्टिवली हम इसको क्या कहते हैं, कन्वर्ट नहीं कर पाते, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। ठीक है, बेस्ट वे टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन इज टू प्लांट ट्रीज। तो आपको क्या करनी चाहिए, बहुत ज्यादा से ज्यादा आपको प्लांटेशन करना चाहिए, है ना। ज्यादा उसमें कॉस्ट जो होती है बहुत कम होती है। अगली बात करते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन को भी हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी हम हीट दे के भी डिकम्पोज कर सकते हैं एक कंपाउंड को दो कंपाउंड्स के अंदर या टू और मोर प्रोडक्ट के अंदर, सनलाइट से भी करवा सकते हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस से भी करवा सकते हैं। अब देखो हम क्या करते हैं कि decomposition done by heating or by supplying heat is called thermal decomposition reaction। हमने क्या करा, हीट सप्लाई कर दी, यहाँ पे क्या सप्लाई कर दी, हीट। तो इससे क्या हुआ, CaCO3 क्या बन गया, CaO+CO2। अब यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूँ कि जैसे CaCO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका अगर एक एक्सपेरिमेंट आपके टीचर करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट की मदद से आप एक कैनन बना सकते हो। कैसे,
कि एक इस तरह का पाइप ले लो, इसके सामने आप बॉल फंसा दो और इसके पीछे क्या डाल दो, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या डाल दो आप, CaCO3, ठीक है। और यहाँ पे एक होल बनाओ और यहाँ पे आप मैच स्टिक जो है वो लाइट करके क्या कर दो, मैच स्टिक को लाइट करके यहाँ पे पास में ले आओगे तो बहुत रिग्रेसली क्या करेगा, डिकम्पोज कर देगा CaO प्लस CO2 को, और ये CaO तो क्या बन जाएगा, सॉलिड, और ये क्या बन जाएगी, गैस। तो CaO तो पीछे रह जाएगा और ये गैस इतनी तेजी से रिलीज होगी कि ये बॉल जो है बाहर शूट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बाहर ये शूट हो जाएगी। तो ये एक्सपेरिमेंट आप टीचर या अपने पेरेंट्स की प्रेजेंस में ही करना, और खुद से इसको बिल्कुल भी ट्राई मत करना, क्योंकि टीचर ही आपको सही गाइडेंस दे सकता है कि कितना आपको कैल्शियम कार्बोनेट लेना है और कितना ये हीट जो है प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। दूसरा होता है कि फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक हमने एग्जांपल पिछली क्लास में देखा था कि AgCl जो सिल्वर क्लोराइड है उसको ब्लैक बॉटल्स में रखा जाता है, क्यों, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो जाती है, यूवी रेस की प्रेजेंस में वो Ag प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो जाती है। और एक क्वेश्चन भी पूछा था कि वाई जो AgCl है वो रखा जाता है ब्लैक बॉटल्स के अंदर, तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि वो यूवी रेस से रिएक्ट करके वो डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोज होने के बाद वो Ag और Cl बना लेता है। थर्ड है आपका कि H2O को इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन डन बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल है कि H2O को हम जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बना लेता है वो, H2 प्लस O2। अब इसका एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, बहुत ही इजी एक्सपेरिमेंट है। आप एक बैटरी ले सकते हो और बैटरी के आगे का उसका प्लग भी ले लो, है ना। इस बीकर में एक पानी भरो और इस तरह की आपकी एक बैटरी होती है ना, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, इस तरह का कुछ बना हुआ होता है। इसका एक वायर ले लो और यहाँ पे डाल दो और यहाँ से ओपन कर देना और इसके ऊपर एक टेस्ट ट्यूब लगा देना, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा वायर ले लो और यहाँ पे भी सेम काम करना, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लगा लेना। और जब आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे तो वाटर भरा हुआ है और ऊपर जो है आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है कलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, गैस है, कौन कौन सी गैस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है। तो इस एक्सपेरिमेंट को आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। एक 9 वोल्ट की बैटरी ले लेना, ज्यादा से ज्यादा, है ना, उससे कम में भी लोगे तो हो जाएगा, पर स्लो प्रोसेस होगा और टेस्ट ट्यूब की मदद से आप इसको परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन जो कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि व्हाई AgCl इज केप्ट इन द ब्लैक बॉटल्स, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट AgCl, in the presence of sunlight, decomposition of AgCl takes place and form silver solid and chlorine gas. That's why, to avoid initiation of reaction, AgCl is kept in black bottles, ठीक है। और नीचे रिएक्शन लिख लेना AgCl और यहाँ पे यूवी रेस Ag प्लस Cl2, यहाँ पे 2 और 2 इसको बैलेंस भी कर देना, ठीक है। ये वाला आंसर लिख देना। आप थोड़ी राइटिंग आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, क्योंकि इतना ज़्यादा लिखने में थोड़ी सी पेन टाइप के साथ दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि वाई AgCl इज केप्ट इन द ब्लैक बॉटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच गैस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इज डबल द अमाउंट ऑफ अनदर वन। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कर लेते हैं हम, H2 प्लस O2। तो यहाँ पे क्या है, H2 के 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं और यहाँ पे
टू मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि हमने जब H2 के मॉलिक्यूल्स डाले थे तो ये O2 से ट्वाइस, यानी हमने H2O के दो मॉलिक्यूल्स डाले तो H2 के दो H2 के दो मॉलिक्यूल्स और O2 का एक मॉलिक्यूल बाहर आया। तो विच गैस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, हम क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक decomposition of water, H2 gas is doubled from O2 gas। ठीक बात है। आगे देखते हैं हमारा थर्ड जो टाइप है। देखो सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ी, उसमें कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी, फिर टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी थी। वो तीन टाइप की थी, सबसे पहले थर्मल डीकम्पोजिशन, सेकंड है फोटो डीकम्पोजिशन और थर्ड है हमारा इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट लिख देता हूँ ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। एक्सपेरिमेंट, ठीक बात है। और अब हम पढ़ रहे हैं थर्ड टाइप की रिएक्शन जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोला मैंने, मतलब देखो इस रिएक्शन में Zn जो है वो Cu को डिस्प्लेस कर लेता है और क्या बना देता है, ZnSO4। क्या बना लेता है, ZnSO4, और साथ ही में Cu बच जाता है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, FeCuSO4 के साथ मिलके क्या बना रहा है, FeSO4, और Cu बच जा रहा है। और Zn और प्लस KCl जब मिलके बनाते हैं तो क्या बनाएगा बच्चों, इसकी रिएक्शन ही नहीं होगी। ठीक है, तो यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, जब मोस्ट रिएक्टिव मेटल, अब मोस्ट रिएक्टिव मेटल कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा एलिमेंट जो है वो मोर रिएक्टिव है और कौन सा लेस रिएक्टिव है, तो इसकी हम बात करते हैं किसमें, रिएक्टिविटी सीरीज में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो गई कि रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा एलिमेंट मोर रिएक्टिव है, तो रिएक्टिविटी सीरीज से। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्कस करने से पहले हमको बहुत ज्यादा एसेंशियल हो जाता है कि हम रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स हम पढ़ें। बिकॉज जब हम मेटल्स की रिएक्टिविटी पढ़ेंगे तभी हमको पता पड़ेगा कि कौन सा मेटल किस पर्टिकुलर मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज है कि सबसे पहले मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो पीरियोडिक टेबल में वो है के, फिर Na, फिर Ca यानी कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस या आयरन, Sn यानी टिन, Pb यानी लेड, फिर क्या है हाइड्रोजन, फिर कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड। गोल्ड क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। अगर गोल्ड, अगर जैसे इस वाली रिएक्शन में Ag और CuSO4 को हम डाल देते तो ये AgSO4 नहीं बनाता, क्योंकि नो रिएक्शन, यहाँ पे नो रिएक्शन हो जाती। अब यहाँ पे भी बोलोगे कि सर Zn और KCl जो है, तो इसी वजह से रिएक्शन नहीं हुई, क्योंकि Zn क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है देन K, यानी पोटेशियम से लेस रिएक्टिविटी लेस रिएक्टिव मेटल है और रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है, इसलिए वो डिस्प्लेस नहीं कर पाया। सर तो क्या हमको ये याद करना जरूरी है, अगर आप अभी कर लेते हो तो बहुत अच्छा, आपको क्लास 10th में भी फायदा होगा और इससे आपके आने वाली क्लासेस में क्लास 11th में भी फायदा होगा। पर अगर आप अभी याद नहीं करते हो तो फिर आपको आगे जाके तो याद करनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट से हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसका क्या मतलब है, देखो हर रिएक्शन में हमने जिसमें भी देखा मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में हाइड्रोजन जो है टेक प्लेस कर रहा है ना। तो हाइड्रोजन से ज्यादा, यानी अगर हाइड्रोजन जिसको रिप्लेस कर पा रहा है वो तो क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव मेटल। और हाइड्रोजन जिससे जिसको हाइड्रोजन रिप्लेस कर पा रहे हैं, सॉरी जो एलिमेंट हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पा रहे हैं वो क्या हुए, हायर रिएक्टिविटी सीरीज में हुए और मोर रिएक्टिव मेटल हुए देन हाइड्रोजन। तो आप इसको याद कर सकते हो, आप इसका कुछ भी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो, वरना आप ऐसे देख सकते हो कि पोटेशियम और सोडियम, देखो जैसे पीरियोडिक टेबल में ये तीनों चारों आसपास आते हैं,
तो आप ये मान लो कि के, एन ए, सी ए, एम जी और ए एल तो क्या है, मोर रिएक्टिव है। फिर इसके बाद जेड एन, एफ ई, एस एन और पी बी क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हो। एम जी और ए एल क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना। तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हो। अगर आपने ये याद कर दिए, आ, ये नहीं है ना, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है और एम जी क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट है ना। फिर डी ब्लॉक आ गया। फिर आपके सी यू, एच जी, ए जी और ए यू, ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव। चार तो आप याद कर ही सकते हो। एक ट्रिक बता दी कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो पी ब्लॉक एलिमेंट है जो कि ए एल है उसको कर सकते हैं। आप दो तीन बार इसको देखोगे और ये ट्रिक लगा लोगे तो ऐसे याद हो जाएगी। मैंने तो ऐसे ही याद किया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। Zn जो है Cu से मोर रिएक्टिव मेटल, इसलिए उसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। Fe जो है वो कहाँ पे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, Cu के ऊपर, क्योंकि Cu क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है ना। तो उसको डिस्प्लेस कर दिया। पर Zn क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है देन पोटेशियम, तो वो रिएक्शन नहीं कर पाया। इसी प्रकार से Ag जो है वो भी Cu को रिप्लेस नहीं कर पाया, क्योंकि वो लोअर में आता है Cu से रिएक्टिविटी सीरीज में। ठीक है, अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि एक इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस। जैसे Na और Ba एक्सचेंज हो जाएंगे, है ना। तो ये क्या बना लेगा, BaSO4 और NaCl बना लेगा, है ना। तो इस टाइप की रिएक्शन में व्हेन a type of reaction in which exchange of ion take place or a type of reaction in which two compounds react to form two new compounds is called double displacement reaction। जैसे कि इसमें Na और Ba रिप्लेस होके क्या बना लिया, BaSO4 और NaCl। इसमें क्या हुआ, NO3 और Cl ने एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया और क्या बना लिया, AgCl और NaNO3। तो इस टाइप की रिएक्शन क्या हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वास्ट टॉपिक है। आई होप आज जो मैंने आपको समझाया सारा समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ हीट हमने दो टाइप की रिएक्शन पढ़ी थी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होती है, जिसमें से हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के। एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ हीट टेक्स प्लेस, और एंडोथर्मिक की रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब। एक एक एग्जांपल आपको याद करना है इसका, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का, क्योंकि एग्जाम में 3 मार्क का क्वेश्चन आराम से बन सकता है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। तो एक आप इस तरह से बना सकते हो कि दो टाइप के ऑन द बेसिस ऑफ हीट दो टाइप की रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। फिर एक्सोथर्मिक को डिफाइन कर दो और एक एग्जाम्पल दे दो, तो और एंडोथर्मिक को डिफाइन कर दो और एक एग्जांपल दे दो, 3 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, ये चार्ट भी बना दे तो, वैसे तो आप इन दोनों को लिख दोगे तो भी आपके कहीं नहीं जा रहे, पर ये चार्ट भी बना दोगे तो अगर आपके 2.5 नंबर दे रहा होगा तो वो 3 नंबर पूरे देगा। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखिए हमने, कॉम्बशन रिएक्शन, सॉरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय रिएक्टिंग टू और मोर रिएक्टेंट्स, है ना। और decomposition reaction in which single reactant displaces or decompose to form two or more products is called decomposition reaction। फिर decomposition reaction 3 टाइप में डिवाइडेड है। सबसे पहली ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल decomposition reaction, फोटो decomposition reaction और इलेक्ट्रोलाइटिक decomposition reaction। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में डिकम्पोजिशन जो होता है वो हीट या फिर एनर्जी सप्लाई करते हैं उसकी वजह से होता है। फोटो डिकम्पोजिशन में सनलाइट के जब प्रेजेंस में कोई पार्टिकल आता है तो वो डिकम्पोज हो जाता है। और इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जो डिकम्पोजिशन होता है वो इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। फिर हमने बात की थी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जब ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, तो उसको क्या कहते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कैसे पता पड़ता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है,
तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट हमको पता पड़ता है रिएक्टिविटी सीरीज से। रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो ग्रुप है वो पी ब्लॉक को डिस्प्लेस कर सकते हैं, पी ब्लॉक के डी ब्लॉक को, और डी ब्लॉक के फिर जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है उनको भी कर सकते हैं। अब आप इनमें सीरीज में देख सकते हो कि कौन कौन से एस ब्लॉक के, तो के हो गया, एन ए हो गया, सी ए हो गया और एम जी हो गया, है ना। तो इनमें से आप देख सकते हो कि के जो है मोस्ट रिएक्टिव है, फिर एन ए है, फिर सी ए है और फिर मैग्नीशियम है। तो ये हो गए थर्ड पीरियड के, थर्ड नहीं फोर्थ पीरियड के हो गए, है ना। ये थर्ड पीरियड के हो गए, ये फोर्थ का हो गया, फिर ये थर्ड का हो गया। तो फोर्थ थ्री ऐसे भी याद कर सकते हो। फिर पी में खाली एल्यूमिनियम की आपको रिएक्टिविटी सीरीज में याद करना है, फिर जेड एन एफ ई एस एन पी बी ऐसा कुछ आप बना सकते हो और याद कर सकते हो। फिर देखा हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस, या फिर अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म अनदर टू कंपाउंड्स। इसमें क्या होता है कि जो कंपाउंड्स है वो एक दूसरे को रिप्लेस कर लेते हैं। फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का होमवर्क है आपका, क्या है आज का होमवर्क, कि सबसे पहले तो आपको रिवाइज करना है लेक्चर नोट्स। रिवाइज करने को क्यों बोलता हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री को आप जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। लेक्चर नोट्स आपको रिवाइज करने, और सेकंड है फिर आपको एनसीईआरटी और या फिर एस चांद बुक जो है उसकी रीडिंग आपको लगानी है। अगर आपने बुक परचेज नहीं की है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जाके परचेज कर सकते हो। ये पेड प्रमोशन नहीं है, मेरे को पर्सनली अच्छी लगती है इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। फिर थर्ड जो है हमारा सक्सीडेमी की जो शीट है वो मोस्टली अब आपकी हो जाएगी, क्योंकि अब एक ही लेक्चर बचा है इस चैप्टर का। तो आप वर्कशीट सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगले लेक्चर के बाद इसका डिस्कशन सेशन भी हम लेंगे। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ही है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको वीडियो अच्छा लगता है, सिर्फ आप देख के चले जाते हो, आप शेयर नहीं करते हो। और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे वाले लेक्चर में हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, और फिर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की वजह से कुछ डेली लाइफ में जो एग्जांपल्स हमको देखने को मिलते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, कोरोजन हो गया, रेंसिडिटी हो गई, तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।